The executive organ of the parliament consists of the president, vice president, prime minister and the council of minister. जो executive body है, जो legislature थी, तो उसमें आपका पार्लियामेंट आता है. लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाने, नियम बनाने, रूल बनाने का काम करता है. जबकि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें आपके राष्ट्रपति, आपके उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आप जो नाम जानते हैं, मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ. जैसे पहले तो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है, अभी अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है. ठीक है, जो कुछ मिनिस्टर्स, जो उनका एक कैबिनेट होता है ना. अभी न्यूज में एक दिन आ रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ. तो जो मोदी मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल जो है उसके जो लोग हैं, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, ये वित्त मंत्रालय हो गया, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, इस तरह करके वो नितिन गडकरी है, जो सारे मंत्रालय जो आते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर के उसमें आते हैं. प्राइम मिनिस्टर और उनका अपना मंत्रिमंडल जो होता है उनके मंत्रालय होते हैं. तो ये सारे आपके देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो काम करते हैं. ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है उसको लागू करने का काम आपकी एग्जीक्यूटिव करती है. और इसके अंतर ये लोग आते हैं जो लोग लागू करवाते हैं. इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, बट समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और फिर आपको इंटरेस्ट आएगा. अभी तो स्टार्टिंग है, आगे धीरे धीरे थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, बट ध्यान से बुक पर और मेरी बात को सुनते चलें. फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री. जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो देश का मुख्य व्यक्ति होता है. सुप्रीम कमांडर होता है आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का. यानी जो आपकी तीनों सेनाएं हैं उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो कहा जाता है वो आपका राष्ट्रपति होता है. कभी जब राष्ट्रपति आते हो, जैसे अभी 15 अगस्त में तो नहीं होगा, बट 26 जनवरी पे राष्ट्रपति जब आते हैं झंडा फ्लैग होस्ट करने, तब उनके साथ तीनों सेनाओं के लोग होते हैं, उनका सम्मान करते हैं. आप देखिए कभी तो, इसीलिए कहा जाता है जो मॉर्निंग में 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड आती है उसको देखना चाहिए. बहुत कुछ वहां से पता चलता है. ही और शी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 सालों के लिए चुना जाता है. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के लोगों के द्वारा चुना जाता है. यानी 250 मेंबर राज्यसभा के और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जितने भी, वो मिलकर वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं. इस वक्त आपके यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? एनीबॉडी गेस? अन्या सचान ने हैंड रेज किया है, और किसने किया? और आराध्य ने किया. 2 के अलावा भवनेश ने किया. चलो पहले मैं अन्या से पूछती हूँ क्योंकि मैंने अन्या को पहले देखा था. यस अन्या बताइए. मैम प्रणब मुखर्जी. वो तो एक्सपायर भी हो गए. अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है आपको फिर ये नहीं पता होगा? यस आलिया खातून. मैम मिस्टर रामनाथ कोविंद. वो तो प्रेसिडेंट है. वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट आराध्य. माइक ऑन करो. मिस्टर वेंकैया नायडू. हाँ, मिस्टर वेंकैया नायडू है इस वक्त के. ठीक है गगन, आपको क्या पता था? राजा साहब. राजा साहब? कौन से राजा साहब? कौन से राजा साहब? मैं उपराष्ट्रपति का नाम पूछ रही थी. जो आराध्य ने बताया है सबने सुना. वेरी गुड. सबको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो कब के एक्सपायर भी हो गए. राष्ट्रपति के बाद प्रणब मुखर्जी के बाद तो रामनाथ कोविंद बने और उसके बाद प्रणब मुखर्जी एक्सपायर भी हो गए.
आपके वेंकैया नायडू जो हैं वो उपराष्ट्रपति हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपके प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है। Then the leader of the majority party in the Lok Sabha is appointed by the president as the prime minister of the India. और जो पार्टी ज्यादा वोट पाकर जीतती है, ठीक है, वो पार्टी को प्रेसिडेंट, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। यानी मोदी जी को शपथ दिलाने के लिए जो राष्ट्रपति थे, यानी प्रणब मुखर्जी उस वक्त थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई थी जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अगला, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है कि क्या एडवाइस करता है कि मुझे ये लोग अपने मंत्रिमंडल में चाहिए। तो उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट फिर आपके सारे मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी कुछ है, वो सब फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव को ही आप बॉडी गवर्नमेंट समझ सकते हैं। एक तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी एग्जीक्यूटिव ही होती है। ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दोनों आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस बता रहे हैं। कल आपको मैंने वर्कशीट पर डिफरेंस दिया था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का दिया था ना, तो जो वो डिफरेंस मैंने जो कॉपी पे लिखाया है वही आप वहां पर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं बताना भूल गई थी। प्रेसिडेंट क्या होता है? देश का हेड होता है और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उसको चुनते हैं। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो स्टेट की असेंबली होती है वो चुनती है। देन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। अब आते हैं ज्यूडिशरी पर। ज्यूडिशरी जजमेंट, जहां से न्याय मिलता है। इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन। हमारे पास कुछ अधिकार है। ठीक है, एज अ इंडियन हमारे पास, आप तो बच्चे हो तो भी इंडियन तो हो ही। 6 हमारे राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सब लोग ध्यान कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि अब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्री फॉर रिलीजन। ठीक है। दूसरा है राइट टू एजुकेशन। ओके, 3 हो गए। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, राइट टू फ्रीडम हो गया। हाँ, राइट टू फ्रीडम नहीं बताया था। राइट टू फ्रीडम हो गया आपका, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए आपके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हो गई। अब मैं आपको बता दूं, राइट टू इक्वालिटी में होता है कि सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा पतला, हर तरह के व्यक्ति के साथ देश एक जैसा व्यवहार करेगा। देश और देश की सरकार, कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। ये नहीं कि ये अंबानी है तो इनके साथ इनको छूट दे देंगे गलत काम करने पर, और कोई रिक्शे वाला है तो उसको सजा देंगे, ऐसा कोई नहीं है। केतन, हैंड डाउन। और उसी तरह कोई ऐसा कि गोरा व्यक्ति है तो उसको सजा नहीं मिलनी है, काले व्यक्ति को मिलनी है, वो लड़का है तो सजा नहीं मिलेगी, लड़की है तो सजा मिलेगी, ऐसा कोई भी चीज, सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना है। निष्ठा उपाध्याय, हैंड डाउन। देन
आपका आता है राइट टू फ्रीडम, आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, आप कोई भी बात कह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, हर तरह की आपके पास स्वतंत्रता है। आपका मन है आप गोवा जाके रहो, आपका मन है आप जम्मू जाकर रहो, आपका मन है आप देश के अंदर कहीं भी आने जाने पर आपसे कोई पूछेगा नहीं, देश के अंदर कहीं भी दुकान खोलने से आपको कोई रोकेगा नहीं, देश के अंदर कुछ भी बोलने से आपको कोई कुछ रोकेगा नहीं, ठीक है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कहीं पर आपका शोषण होता है, कुछ गलत व्यवहार आपके साथ होता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, ये कहकर कि मेरा शोषण हो रहा है। जैसे आप बच्चे हो तो कोई आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, कहीं कमाओ आपसे, वो नहीं होता, बच्चों को पकड़ लेते हैं फिर उनसे पैसे कमाते हैं। आप कभी कभी देखते हो कि कुछ रिलेटिव ऐसे गंदे होते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं कि नहीं आप पैसे कमाकर हमें दो आकर, तो उस तरह जब होता है तो आप राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का यूज कर सकते हो, आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध, आपका शोषण नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का कोई शोषण नहीं कर सकता, शोषण मीन्स होता है उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी, आप जिस भी धर्म के हो, आपको अपनी पूजा करने का, आपको अपने फेस्टिवल मनाने का पूरा अधिकार है। और फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आप अपने धर्म अपनी संस्कृति के कपड़े पहन सकते हो, आप अपनी संस्कृति की भाषा बोल सकते हो, संस्कृति का खाना जो आपकी संस्कृति में होता है, आपके धर्म में जो होता है उसको करने के लिए फ्री हो। और एजुकेशनल राइट यानी सभी को पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ने का अधिकार है। और राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आपके जो ये मैंने 5 राइट्स बताए हैं इनमें से किसी राइट्स का आपके कोई मिसयूज हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हैं कि मेरे राइट टू फ्रीडम, मुझे मैं कहीं गया था मुझे वहां जाने नहीं दिया, या मैं कुछ बोल रहा था लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया, कोई भी जो आपका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जो भी राइट्स आपका ले लिया जाए उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें आपको जो संविधान है, जो कानून की बुक है, उसके तहत आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 6 है जिसमें आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री फॉर रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको पता होने चाहिए कि ऐसा है। बाकी तो छठा वाला फिर याद हो जाएगा बाद में। तो जो हमारे राइट्स को बचाने का काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर में है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है, कल बताया था, कहाँ है? मम्मी नहीं बताएंगी, सब मम्मी की तरफ देखते हैं ऐसे। हाँ अंश बताइए, कौन बता रहा था? अंश बताइए। न्यू दिल्ली में। देखो उल्टा कर दिया, गलत, उल्टा सीधा बताने लगते हो। मैंने स्टेट का पूछा, देश का बता दिया। अंश कहाँ है? हेलो मैम, दिल्ली में। गलत, वो भी गलत बोल रहा है, अभी दिल्ली दिल्ली कर रहे हो। नहीं, हाँ शांभवी कहाँ है? मैम से इलाहाबाद में। हाँ प्रयागराज में, अब इलाहाबाद नहीं रह गया, प्रयागराज हो गया। तो आपके यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद नहीं प्रयागराज में है। फिर सुप्रीम कोर्ट आपका नेशनल लेवल पे होता है और ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में। सामने बुक पे लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है, तब भी बता रहे हैं स्टेट लेवल वाला। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा कोर्ट होता है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ का जो सबसे बड़ा जज होता है उसको अपॉइंट करने का काम करते हैं। ये सामने आपके पिक्चर बनी हुई है, ये दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है। कभी जाना तो देखना, रास्ते में पड़ता है सुप्रीम कोर्ट।
Any citizen who is unhappy with the verdict of the district court can appeal to the high court and then to the supreme court. कल मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर कोई व्यक्ति, वर्डिक्ट मीन्स होता है निर्णय, अगर आपको कहीं पर किसी कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये जमीन आपकी नहीं है, आप इसके अधिकारी नहीं है, मान लीजिए ये आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूरजपुर की कोर्ट से आपको ऑर्डर आ जाए, ये जमीन आपकी नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हैं, आप इस बात से दुखी हैं, आप अपने यानी कि इलाहाबाद के कोर्ट में जाएंगे, वहां पर ये केस होगा, वहां पर जो निर्णय आता है अगर वो भी यही बताते, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर आप प्रूफ करिए कि ये जमीन कैसे आपकी है, अगर प्रूफ कर ले जाते हैं तो वहां से आपको वो जमीन दिला दी जाएगी और आप उसके मालिक रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यानी सबसे पहले नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और उसके ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखना। फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी था। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट को गवर्न करने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी इस प्रदेश पर शासन करने का काम कौन करता है? प्रदेश सरकार करती है। ये कानून बनाती है प्रदेश के लिए और प्रदेश के मैटर्स पर देखभाल करती है। जैसे अभी कोविड फैला तो कोविड अस्पताल बहुत सारे योगी जी ने ओपन करवाए, जगह जगह इंजेक्शन की व्यवस्था हो रही थी, चेकिंग के लिए कैंप लग रहे थे, आप न्यूज में सुन रहे थे योगी जी जो जो आपके स्टेट के लिए कर रहे थे, स्टेट के लिए बहुत जगह पे राशन फ्री किया गया। इस तरह के जो काम किए गए जो योगी जी ने आपके स्टेट के लिए किया, मैं सिर्फ यूपी की बात कर रही हूँ, ये सारे ये सीएम के ऊपर लागू होती है ये बात, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर। वो जिस भी स्टेट में है वहां पर, चाहे वो उत्तराखंड का कोई हो चाहे पंजाब का है, कहीं के भी आप हो, वहां के सीएम ने कुछ ना कुछ स्टेट के लिए किया, हेल्थ केयर दी, मेंटेनेंस करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर रखते हैं, तो वो सारा जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जैसे सेंट्रल लेवल पर दो हाउसेस थे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लोकसभा थी और राज्यसभा थी, उसी तरह आपके जो स्टेट होता है वहां पर भी दो हाउसेस होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। अभी आगे आप याद रखना इस बात को, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे, अभी आपको सुनाई देगा कुछ दिन में। उसके बाद आपके आते हैं सम स्टेट गवर्नमेंट हैव ओनली वन हाउस दैट इज विधानसभा। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर सिर्फ एक ही हाउस है जिसको विधानसभा कहा गया है। द मेंबर ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर 5 years। जो स्टेट गवर्नमेंट में लोग होते हैं, जो विधानसभा में लोग होते हैं, उनको उस प्रदेश के लोग चुनते हैं, यानी जो विधानसभा के चुनाव होंगे अभी आगे होने वाले हैं, तब उसमें जो 18 years के ऊपर वाले लोग होते हैं वो वोट करके विधानसभा का गठन करते हैं, विधानसभा को बनाते हैं। ठीक है, वहां पे जो लोग जाते हैं, जो मैंने कल आपको विधायक कहा था, विधायक या एमएलए सुना होगा वर्ड की, ये एमएलए है हमारे इलाके के, कभी पापा मम्मी से पूछना हमारे यहाँ के एमएलए कौन है, उनको पता होता है। किसी किसी के तो रिलेटिव भी एमएलए होते हैं, तो जो एमएलए होते हैं उनको वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। फुल फॉर्म होता है एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर जो गवर्नर होता है उसको प्रेसिडेंट, जो देश का राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल। यूपी की राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है यूपी का इस वक्त? मम्मी की तरफ आराध्य नहीं देखना है। हाँ निष्ठा, कौन है यूपी का गवर्नर? अरे माइक ऑन करोगी? माइक। मैम आनंदीबाई पटेल। आनंदी बाई नहीं है, आनंदी बेन है, आनंदी बेन पटेल।
हाँ, यूपी की गवर्नर एट दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम पे आनंदीबेन पटेल हैं। अंश चौहान, बहुत ज्यादा थकावट हो गई नाम सुन के। इनको राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है और ये जो होती हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मुख्य होती है, मतलब इनके ये उसको असिस्ट करती हैं, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करती हैं, जो आपका स्टेट है उसके अच्छे कामों के लिए ये चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करती हैं। अब ये जो पिक्चर बनी हुई है ये किसकी पिक्चर है आपको पता होगा, सबको पता होगा। नाम यहाँ पर फटाफट उनका नाम लिख दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है ये देश के क्या थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे या गवर्नर थे। अब क्या थे वो आपको पता होगा, उसके ऊपर टिक करिए। मुझे नहीं पता है मगर आप करिए। उसके बाद आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज ये चैप्टर मुझे कराना है, जल्दी सुनते चलो, 6 मिनट है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये गांव और शहरों में होती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है जो शहरों की, कस्बों की देखभाल करती है, जबकि गांव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है जो गांव के लोगों की देखभाल करती है। पंचायत क्या होती है, इसमें 18 इयर्स के मेंबर के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। यानी अगर आप किसी गांव में रहते हैं, जो आपका गांव होगा जहाँ दादी नानी कोई रहती होंगी, जो गांव होगा उसमें जो 18 इयर्स के लोग हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं। और उनका जो हेड होता है, ठीक है, उसमें कुछ लोग चुने जाते हैं, उसको ग्राम पंचायत कहते हैं। और जो हेड होता है उसको सरपंच कहा जाता है या प्रधान जी कहे जाते हैं, प्रधान जी। अब की बार चुनाव हुए थे अभी प्रधानी के ना, सबने सुने थे ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे थे, तो वो यही ग्राम पंचायत के चुनाव थे जिसमें जो मेंबर थे जिन्होंने वोट किया और वो इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। कुछ लोग चुनाव में खड़े हुए और वो लोग जो जीते उनसे मिलकर ग्राम पंचायत बनाई गई और उसमें जो सबसे ज्यादा वोट से जीता उसको सरपंच बनाया गया। 1/3 सीट जो होती हैं वो औरतों के लिए होती है, यानी गांव में भी चुनाव कितने लोग लड़ सकते हैं, अगर 50 है तो 50 का 1/3 पार्ट औरतें जो होंगी वो चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, पंचायत का काम होता है खेती की, जो गांव में खेती होती है उसके विकास के लिए काम करना, शिक्षा के सिस्टम पर काम करना कि बच्चे स्कूल जाएं, बच्चों को मिड डे मील मिले, स्कूल में बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, लाइट हो, पंखा हो, पानी हो। ग्राम पंचायत इसको देखती है, गांव की सड़कें अच्छी हो, गांव में पानी साफ सुथरा आ रहा हो, गांव के जो जानवर हैं वो ठीक हो, ऐसा नहीं कि मर रहे हैं, कोई बीमारी हो गई है उन्हें या वो कहीं चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इसके अलावा वहां पर जो छोटे छोटे काम धंधे हैं उनको भी चालू कराने का काम आपके ग्राम पंचायत कर सकती है। यानी कि जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, बरियां बनाना, ठीक है, इस तरह के जो काम होते हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री में लिया जाता है, उसको कुटीर उद्योग भी कहते हैं, लघु उद्योग भी कहते हैं, वो आपके ग्राम पंचायत उसको देखती है। अब आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे आप शहरों में रहते हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर में, छोटे शहरों में काउंसिल होती है, जैसे कानपुर है आपकी, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, इस तरह के जो छोटे शहर है वहां पे काउंसिल होती है। जबकि आपके जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता है, लखनऊ है, और भी जो बड़े शहर है जिनके नाम आप जानते हो, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, इसमें वार्ड होते हैं, जो मोहल्ले होते हैं ना शहरों में, कॉलोनी जिसको कहते हो, आप कहते हो ना मेरी तो कॉलोनी में ऐसा नहीं होता है। अभी तो हम लोग यहाँ नोएडा में रह रहे हैं, यहाँ सेक्टर चलते हैं, वैसे जब आप अपने किसी जो अपने घर के या रिलेटिव्स के घर जाते हो वहां पर क्या हुआ निष्ठा, बोलो जल्दी, माइक नहीं ऑन करना है, बोलते रहना है। बेटा जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को चैप्टर कराना है। कॉटेज इंडस्ट्री मैंने बताया, छोटे उद्योग होते हैं। मैम मोहल्ले को, हाँ मोहल्ला कॉलोनी मुझे पता है, बहुत बच्चे मोहल्ला नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर उसको वार्ड कहा जाता है। अभी चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, बहुत जगह पर वार्ड मेंबरी के चुनाव होंगे। आपके मोहल्ले में भी एक छोटा सा अधिकारी चुना जाता है जो आपके मोहल्ले की देखभाल करता है, उसको वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, और जो उन सबसे ऊपर होता है जो पूरे टाउन की, पूरे शहर की देखभाल करता है, वो मेयर होता है या उसको चेयरमैन भी कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा इनका काम होता है कूड़े की सफाई करवाना, पानी देख की सबको पानी मिल रहा है कि नहीं, कई बार पानी के नल वल टूट गए तो उनको देखना, गंदा पानी तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो शहर में बच्चे जन्म ले रहे हैं या जो लोग मर रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी बनाकर रखने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत भी करती है ये काम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी करता है, म्युनिसिपल काउंसिल भी करती है, और रोडों को बनवाने का काम भी इनका होता है। अब आपसे ये एक्सरसाइज कही जा रही है, इंडिया कितने भागों में डिवाइडेड है, कितने स्टेट है इंडिया में, जल्दी जल्दी करो। माइक ऑन कर रही हूँ, शोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है आज शोर। लिखते जाओ बुक पर। कितने? 28 29 कब हुए? अब चुप हो जाओ। 28 मैंने लिख दिया तो खत्म, बात बंद। द हाउस ऑफ द पीपल इज द अदर नेम जो मैम, लोगों का। लोकसभा मैम जी, लोकसभा 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 में, राज्यसभा, चुप हो जाओ, नहीं बताना। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? मैम जी 12 बस। मैम 12 और एग्जीक्यूटिव का ऑर्गन कौन नहीं है? मैम जी चीफ मिनिस्टर मैम चीफ मिनिस्टर। हाँ, वर्ड मीनिंग कर ली होगी सबने इस चैप्टर की। यस मैम चलिए हमें कर रही है। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 years। मैम जी 5 years 5 years। बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, बार बार ऑन नहीं रखना है। अंश माइक, आप लोग को सुनाई नहीं देता माइक ऑफ करने, बस क्लास ओवर हो गई। लो, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मैम जी पार्लियामेंट पार्लियामेंट, द हेड ऑफ स्टेट मैम पार्लियामेंट मैम जी द मेंबर ऑफ गवर्नर फॉर 6 years, और द हाईएस्ट कोर्ट इज स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट मैम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड इनटू 9 सुप्रीम कोर्ट चेक पॉइंट वाले मैम। बेटा पीडीएफ में आएगा तब कर लेना। देखिए अपर हाउस पूछा जा रहा है, अभी कल मैंने कहा था। मैम जी राज्यसभा हाँ राज्यसभा